저 안으로 뛰쳐 들어가기 전에 당장 좀 집어 넣으라고요, 프레디! ये कहानी है कोरियन सोल्जर की, जिसकी फैमिली को जापानीज एम्पायर के लोगों ने मार दिया था। फैमिली का रिवेंज लेने के लिए सोल्जर ने 60 साल इंतजार किया, पर ऐसा क्यों? तो आइए देखते हैं कोरियन सोल्जर फ्रेडी की कहानी को, और इस मूवी की एंडिंग आपका दिल तोड़ देगी। तो कहानी शुरू होती है फ्रेडी से, जो कि किसी तरह की मेडिसिन खाने की कोशिश करता है, पर कार एक्सीडेंट के कारण सारी मेडिसिन गिर जाती है। एक्सीडेंट के बाद फ्रेडी सब कुछ भूल गया था। उसके बैग में क्लासिक गन थी, जिसे देख फ्रेडी कंफ्यूज हो गया। वो सब कुछ भूल गया था, यानी कि जो मेडिसिन फ्रेडी खाने की कोशिश कर रहा था वो याददाश्त की थी। पर फ्रेडी के साथ ये सब क्या हुआ? तो ये सब जानने के लिए हमें कहानी फ्लैशबैक से शुरू करनी होगी। फ्रेडी एक रेस्टोरेंट में काम करता है, जहां सब लोग उससे प्यार करते हैं। पर फ्रेडी अल्जाइमर का पेशेंट है, जिस कारण उसकी मेमोरी कुछ खास नहीं, वो चीजें भूल जाता है। फ्रेडी का सबसे अच्छा दोस्त जेसन नाम का लड़का है। दोनों में गहरी दोस्ती है, और एक दिन फ्रेडी की बेटी उसे कॉल कर कहती है कि माँ की डेथ हो चुकी है। फ्रेडी अपनी वाइफ का धन्यवाद करता है, क्योंकि उसने फ्रेडी और उसकी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखा। फ्यूनरल पे कुछ आर्मी के लोग पहुंचते हैं, जो कि फ्रेडी को कहते हैं कि क्या तुम इवेंट पे आओगे? फ्रेडी उन्हें कहता है कि मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था। और तभी फ्रेडी का डॉक्टर किम उसे कहता है कि मेडिसिन समय पे लेते रहना, और क्या तुम्हें लगता है तुम मिशन को कंप्लीट कर पाओगे? फ्रेडी किम को कहता है कि मैं इसी दिन के लिए जिंदा था, मेरे बच्चों की लाइफ सेट है, और मेरे पास मिशन को खत्म करने के अलावा और कोई प्लान नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले हम फ्रेडी की कहानी को जान लेते हैं। जापानीज रूल के समय फ्रेडी के पेरेंट्स को जापानीज ने मार दिया था कि ये लोग फ्रीडम फाइटर हैं। माँ बाप और भाई के बाद फ्रेडी की फैमिली में उसकी बहन बची थी, जिसे जापानीज ने काफी टॉर्चर किया। वो दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए फ्रेडी की बहन ने सुसाइड कर लिया। फ्रेडी ने उसी समय रिवेंज लेने की कोशिश की, पर वाइफ और बच्चों की वजह से फ्रेडी ने प्लान को पोस्टपोन कर दिया। जिन लोगों की वजह से फ्रेडी की फैमिली की मौत हुई थी, उनमें से 3 तो कोरियन थे, जिन्होंने उस समय देश को धोखा दिया, पर कोरियन लोग उन्हें लेजेंड मानते हैं। बाकी बचे 2 तो वो दोनों जापानीज थे। फ्रेडी पिछले कई सालों से इन लोगों पे नजर टिकाए बैठा था कि ये लोग क्या करते हैं, किससे मिलते हैं और कहाँ पे रहते हैं, यानी कि फ्रेडी का प्लान सॉलिड है। मिशन को शुरू करने से पहले फ्रेडी अपना असली नाम बताता है कि मेरा नाम हैन पिलजू है, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। जिन लोगों को कोरिया हीरो मानता है, इन लोगों ने हजारों कोरियन और मेरी फैमिली को मार दिया था। मैं अपनी फैमिली का रिवेंज इन सबको मार के लूंगा। अब इसके बाद फ्रेडी क्यूहारा की पिस्टल निकालता है, क्योंकि फ्रेडी इसी पिस्टल से सबका खून करेगा, और पिस्टल पे क्यूहारा का नाम लिखा था। फ्रेडी ने ढेर सारे पैसे इसी मिशन के लिए बचा के रखे थे, जो कि अब उसके काम आएंगे। फ्रेडी जेसन को कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरे ड्राइवर बन जाओ, क्योंकि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया। जेसन फ्रेडी की बात मान जाता है, क्योंकि दोनों अच्छे दोस्त हैं और फ्रेडी उसे काफी अच्छे पैसे दे रहा था। फ्रेडी की कार को देख जेसन की आंखें फट जाती हैं। जेसन नोटिस करता है कि फ्रेडी की उंगलियों पे किन्हीं के नाम लिखे थे। फ्रेडी उसे कहता है कि ये मेरी बकेट लिस्ट है, मैं मरने से पहले इन लोगों को मिलना चाहता हूँ। फ्रेडी जेसन को एक हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करने को कहता है कि जब तक मैं कॉल ना करूं यहीं पे इंतजार करना। अब ये वाले हॉस्पिटल में जियोंग एडमिट था, और फ्रेडी लॉबी में ऐसी सीट पर बैठ जाता है जहां पे सीसीटीवी नहीं था। फ्रेडी के पास हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट था, यानी कि जियोंग को मरने से कोई नहीं रोक सकता। पर तभी जेसन फ्रेडी के पास आ जाता है कि मैंने तुम्हें कई बार कॉल की, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं खुद तुम्हारे पास आ गया। पर फ्रेडी उसे घर भेज देता है कि मैं अपने आप घर आ जाऊंगा। फ्रेडी के जाते ही जेसन को हॉस्पिटल की स्वीपर देख लेती है। फ्रेडी पीछे के रास्ते से जियोंग के रूम में पहुंचता है। वो जियोंग को अपनी फैमिली के बारे में याद दिलाता है कि तुमने हमारे साथ क्या किया। फ्रेडी को देख जियोंग को याद आ गया था कि फ्रेडी किसका बेटा है। वो डर के फ्रेडी से माफी मांगता है, पर फ्रेडी उसे शूट करके मार देता है। अब ये केस गैंग नाम के ऑफिसर को मिला, जिसे स्वीपर बता देती है कि कल रात मैंने एक लड़के को लॉबी में देखा। वो देर रात तक रुका हुआ था, पर सीसीटीवी में किसी को आते जाते नहीं देखा गया, क्योंकि जियोंग का रूम वीआईपी रूम में था, जिस कारण वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं था। दूसरे दिन जेसन को जियोंग के मर्डर की न्यूज मिलती है कि पुलिस को एक यंग मैन की तलाश है, और तभी फ्रेडी जेसन को लाइब्रेरी के पास बुलाता है।
लाइब्रेरी में प्रोफेसर यांग जापानीज रूल को अच्छा बता रहा था कि अगर जापानीज हम पे रूल ना करते तो हमारा देश इतनी तरक्की ना कर पाता। यानी कि कुल मिला के यांग जापानीज को अच्छा बता रहा था, जबकि सच्चाई कुछ और थी। फ्रेडी और जेसन यांग के घर पहुंचते हैं, जहां जेसन फ्रेडी से हॉस्पिटल के इंसिडेंट के बारे में बात करता है, पर फ्रेडी ध्यान नहीं देता। फ्रेडी यांग को कन्फ्रंट करता है कि जापानीज को अच्छा बताना बंद कर दे, सच्चाई तुझे अच्छे से पता है। तूने जापानीज के साथ मिलके कई सारे कोरियन और मेरे भाई को मार दिया था। ये कहने के बाद फ्रेडी यांग को मारने की कोशिश करता है, पर पिस्टल खराब हो गया। बचने के चक्कर में यांग ने पिस्टल के साइलेंसर को तोड़ दिया, पर जैसे तैसे फ्रेडी यांग को मार देता है। साइलेंसर के ना होने के कारण पिस्टल की आवाज को जेसन ने सुन लिया था, जिस कारण उसे फ्रेडी की सच्चाई पता चल जाती है। वो फ्रेडी को देख लेता है। अब ऑफिसर कैंग को यांग के घर से पता चलता है कि जियोंग और यांग एक दूसरे के दोस्त हैं, और इसी के साथ कैंग को रिपोर्ट मिलती है कि जियोंग का खून जिस पिस्टल से हुआ वो गन वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल की जाती थी। जेसन फ्रेडी को कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस मुझे ढूंढ रही है, उन्हें लगता है ये खून मैंने किया, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। पर फ्रेडी उसे कहता है कि काम होने के बाद मैं पुलिस को सरेंडर कर दूंगा। और तभी जेसन के घर मिन नाम का गैंगस्टर पहुंचता है, क्योंकि पिता के इलाज के लिए जेसन ने मिन से कर्जा लिया था, जो कि उसने समय पर वापस नहीं किया। मिन की कार का शीशा तोड़ के फ्रेडी उसे पैसे देता है कि 1 हफ्ते बाद मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, इन पैसों से कार की विंडो रिप्लेस करवा लो। लेकिन जेसन फ्रेडी को पुलिस स्टेशन ले जाता है, क्योंकि उसे और मुसीबत नहीं चाहिए। फ्रेडी खुद को मारने की धमकी देता है कि मैं यहीं पे सुसाइड कर लूंगा, और पुलिस को ये लगेगा कि सारे खून तुमने किए। अब इसके बाद फ्रेडी जेसन को ढेर सारे पैसे दिखाता है कि ये सारे पैसे तुम रख लेना, इससे तुम्हारी फैमिली प्रॉब्लम और कर्जा खत्म हो जाएगा। फ्रेडी जेसन को अपनी फैमिली की पूरी कहानी बताता है कि जिन लोगों को मैंने मारा उन्होंने मेरी फैमिली को मारा था, पर किसी को सजा नहीं मिली। ये सुन के जेसन फ्रेडी का साथ देने को मान जाता है। अब इसके बाद हमें जनरल किम को दिखाया जाता है, जो कि अपने बेटे जिन को कहता है कि जिसने मेरे दोस्त जियोंग और यांग को मारा उसका पता लगाओ, उसने दोनों को क्यों मारा, और टोजो को इसके बारे में मत बताना। अब टोजो हिशाई जापानीज जनरल था जिसने फ्रेडी के पेरेंट्स और ढेर सारे कोरियंस को मारा था, और कल वो कोरिया में जापानीज आर्मी सेलिब्रेशन के लिए आने वाला है। ऑफिसर कैंग जब केस की डिटेल्स को चेक कर रहा था तो उसे टोजो किम जियोंग और यांग के बीच गहरा कनेक्शन मिलता है कि ये चारों जापानीज रूल के समय से एक साथ हैं। इसमें कोई ना कोई राज छुपा है। जिस किलर ने जियोंग और यांग को मारा वो इन्हें मारने जरूर आएगा। चीफ को बोल के कैंग अपनी ड्यूटी को आर्मी सेलिब्रेशन में करवा लेता है कि जब किलर टोजो को मारने की कोशिश करेगा तो तभी हम उसे अरेस्ट कर लेंगे। सेलिब्रेशन में फ्रेडी नाम चेंज करके पहुंचता है, पर कैंग को शक हो गया था, और जब उन्हें फ्रेडी की असलियत पता चली तब तक काफी देर हो चुकी थी। ये लोग टोजो को सेफली बाहर भेज रहे थे, पर तभी उन्हें फ्रेडी रोक लेता है। वो टोजो को गन पॉइंट पे लेके चला जाता है। टोजो के फोन से फ्रेडी किम को कॉल करता है कि टोजो के बाद मैं तुझे मारूंगा। लिफ्ट में फ्रेडी और टोजो के बीच फाइट शुरू हो जाती है, पर जैसे तैसे फ्रेडी टोजो को मार देता है। टोजो के मरते ही कैंग पूरी बिल्डिंग को सील कर देता है, पर जैसे तैसे जेसन फ्रेडी को लेके भाग जाता है, पर कैंग ने दोनों को देख लिया था। फ्रेडी काफी जख्मी हो गया था, जिस कारण जेसन उसे डॉक्टर किम के पास ले जाता है। फ्रेडी जेसन से आखिरी मदद मांगता है कि इसके बाद तुम अपने घर वापस चले जाना। जनरल किम समझ गया था कि अगर वो आदमी टोजो को मार सकता है तो मैं तो किस खेत की मूली हूँ। किम अपने 2 खास आदमियों को काम पे लगा देता है कि इसके पीछे पता करो कौन है। दूसरे दिन कैंग किम के घर जाता है, क्योंकि उसने किम और उसके साथियों के बारे में पता कर लिया था कि इन्होंने जापानीज रूल के समय देश को धोखा दिया था। कैंग किम से फ्रेडी के बारे में पूछता है, पर किम उसे समझा के भेज देता है कि हमने देश को आज़ाद करवाने के लिए कुर्बानी दी, पर हमें कुछ ऐसे काम करने पड़े जो दूसरों को देशद्रोही लगे। पर किम की बातों से कैंग सेटिस्फाई नहीं हुआ। वो अपनी टीम को फ्रेडी की लोकेशन ढूंढने को कहता है कि फ्रेडी का अगला शिकार किम है। किम की बातें रेडियो के जरिए किम के लोग सुन रहे थे। अब जेसन फ्रेडी के चक्कर में जेल ना चला जाए, इसलिए फ्रेडी अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। वो चारों के काले चिट्ठे खोल देता है कि मेरी फैमिली के साथ इन्होंने लाखों कोरियन को मारा, पर आज तक सजा नहीं मिली। किम को मारने के बाद मैं कियोहारा को भी मार दूंगा। जेसन फ्रेडी के लिए नया सूट लेने दुकान पहुंचता है,
पर तभी उन्हें पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं, जो कि किम को रेडियो के जरिए दोनों की लोकेशन बता देते हैं। लोकेशन का पता चलते ही किम के लोग फ्रेडी की लोकेशन पे भाग जाते हैं। दोनों पुलिस ऑफिसर का फ्रेडी को पता चल गया था, इसलिए दोनों को चकमा देके फ्रेडी और जेसन भाग जाते हैं। पर तभी उन्हें किम के लोग पकड़ लेते हैं। जेसन ने जो रिकॉर्डिंग की थी उसे किम का बेटा तोड़ देता है कि एविडेंस खत्म, इन दोनों को मार दो। पर इससे पहले वो दोनों को मारते जेसन उन्हें कहता है कि मेरे पास इसकी कॉपी है, अगर हमें कुछ हुआ तो इसकी कॉपी पुलिस स्टेशन और मीडिया को पहुंच जाएगी। जेसन किम के आदमी जैक को मिन के पास लेके जाता है कि टेप मिन के पास है, पर यह सब जेसन की चाल थी। टेप के चक्कर में जैक मिन से भिड़ जाता है, जिस कारण दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इसी बीच मिन जैक को मार देता है। किम के दूसरे साथी को फ्रेडी ने मार दिया था और इधर किम जेसन को मारने वाला था, पर तभी फ्रेडी आके उसे बचा लेता है, जिसके बाद फ्रेडी ऑफिसर कैंग को सब बता देता है। और तभी सीन शिफ्ट होके कहानी की शुरुआत वाले सीन पर पहुंचता है, जहां कार का एक्सीडेंट हो गया था और फ्रेडी अपने बारे में सब भूल गया था। पर तभी उसे आर्मी के दिनों की बात याद आती है कि कैसे जापानीज सोल्जर कारेयामा फाइट्स के लिए सबको उकसाता था। फ्रेडी को फिर से सब याद आ गया। दूसरे दिन जनरल किम के स्टैचू की अनवीलिंग थी, जहां पे वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर्स थे और इन्हीं में से कुछ लोग फ्रेडी के फ्रेंड्स थे, जिनको हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। फ्रेडी इनका सीनियर ऑफिसर है और आज के दिन किम सबको मेडल देगा। किम अपनी ग्रैंड डॉटर के सामने भाषण दे रहा था और इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि जापानीज रूल के समय किम ने अपना नाम बदल के कारेयामा कर लिया था। वो जापानीज के लिए काम कर रहा था, पर जब कोरिया आज़ाद हुआ तो उसने फिर से नाम चेंज करके खुद को हीरो साबित कर लिया, जबकि काम जापानीज के लिए कर रहा था। फ्रेडी स्टेज की तरफ जाने लगता है, पर तभी उसे किम का बॉडीगार्ड रोक लेता है कि वापस अपनी सीट पर चला जा। और तभी अनाउंसमेंट होती है कि हैन पिलजू अपना मेडल लेने के लिए स्टेज पर आए, जिन्होंने देश के लिए कई सारी जंग लड़ी। बॉडीगार्ड फ्रेडी का नाम पढ़ता है कि ये तो हैन है। किम फ्रेडी को मेडल पहनाता है, जिसके ठीक बाद फ्रेडी किम पे गन तान देता है। फ्रेडी किम की ग्रैंड डॉटर को मारने की धमकी देता है कि सबको सच्चाई बता दे, तूने क्या किया, तूने मेरी बहन हेंसू के साथ क्या किया। डर के मारे किम बता देता है कि तुम्हारी बहन के साथ हमने कई सारी कोरियन लड़कियों को जापानीज के हवाले कर दिया था, जहां जापानीज ने उनके साथ गलत किया, पर यह काम मैंने टोजो के कहने पर किया था। ये सुन के फ्रेडी रोने लगता है कि हेंसू तुम्हारी फियांसे थी, उसे तुम पे भरोसा था। किम उसे कहता है कि सैक्रिफाइस तो देने पड़ते हैं। अब इसके बाद किम कहता है कि मैं जापानीज के लिए काम करता था, मैंने कई सारे कोरियन यूथ को जापानीज के अंडर काम करने के लिए मजबूर किया और जो लोग इसका विरोध करते थे उन्हें मार दिया गया। ये सुन के सब लोग हैरान थे कि जिसे हमने हीरो समझा वो विलन निकला। सच्चाई बताने के बाद किम हैन को कहता है कि तू भी तो मेरे जैसा है, तुमने भी तो कितने गलत काम किए। फ्रेडी किम को कहता है कि नरक में दोबारा मिलेंगे। ये कहने के बाद फ्रेडी उसे मार देता है। पुलिस ऑफिसर फ्रेडी को घेर लेते हैं कि खुद को पुलिस के हवाले कर दो। कैंग जेसन को लेके फ्रेडी के पास जा रहा था और तभी जेसन कैंग को कहता है कि किम को मारने के बाद फ्रेडी एक और आदमी को मारेगा, जिसका नाम है क्योहारा। सर्च करने पर जेसन को पता चलता है कि क्योहारा फ्रेडी खुद है। किम को मारने के बाद वो खुद को मारेगा। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक के सीन को दिखाया जाता है, जब हेंसू घर वापस आई थी। फ्रेडी ने जब जापानीज आर्मी को ज्वाइन किया तो ये देख हेंसू का दिल टूट गया कि उन्होंने तेरी बहन के साथ क्या किया और तू उन्हीं के साथ जुड़ गया। फ्रेडी अपनी बहन को कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हारी तरह बेचारा बन के जिंदगी नहीं जी सकता, मैं जापानीज के साथ हूँ। फ्रेडी के बदले रूप को देख हेंसू सुसाइड कर लेती है, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद फ्रेडी था जो कि टूट चुकी है। तो हेंसू के मरने का कारण फ्रेडी था, इसलिए इन चारों के अलावा फ्रेडी ने खुद को मारने का तय किया, क्योंकि जितना कसूर इन चारों का था उतना ही फ्रेडी का। फ्रेडी खुद को मारने वाला था, पर तभी जेसन उसे रोक लेता है कि अगर खुद को सजा देनी है तो कानून के हिसाब से दो, कायर मत बनो। और इसके बाद फ्रेडी पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। डॉक्टर किम कैंग को फ्रेडी की कहानी बताते हैं कि जब फ्रेडी की शादी हुई तो तभी उसे फैमिली का एहसास हुआ। फैमिली का एहसास होते ही फ्रेडी ने उन सबको मार दिया जो कि उसके परिवार के खून के दोषी थे। अल्जाइमर के कारण फ्रेडी अपनी ज्यादातर मेमोरी खो चुका था और जब उसे जेल में जेसन मिलने गया तो फ्रेडी उसे पहचान नहीं पाता और ये देख जेसन फ्रेडी के गले लग के रोने लगता है। और कहानी के आखिर में हम फ्रेडी की स्माइल को देखते हैं जिसमें दर्द और पश्चाताप छुपा था।
और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।